नमस्कार दोस्तों। जिस ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ईरान के पावर स्टेशंस को उड़ाने की धमकी दी थी, वही ट्रंप अल्टीमेटम के 12 घंटे पहले, अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के पहले अचानक बैकफुट पर क्यों आए और अचानक क्यों कह दिया कि 5 दिन तक कोई हमले नहीं होंगे, हम बातचीत कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया कयास लगाने में जुटी है कि ट्रंप के पीछे हटने के पीछे क्या है, वजह क्या है। हालांकि कुछ वजहें ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताई, लेकिन उन वजहों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। दुनिया के अखबारों में मैं देख रहा हूं, अमेरिकी अखबार, ब्रिटिश अखबार, तमाम अखबारों में इसको एनालाइज किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है। ट्रंप के डर से, ट्रंप की चिंता, ट्रंप जिस तरह से ईरान को हल्के में ले रहे थे और जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा था, जंग के 24 दिन में अमेरिका को एहसास हुआ कि उसकी गर्दन बुरी तरह से फंस गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर और ईरान के हमले। और उसके बाद इसी बीच इजराइल में जिस तरह से उनके न्यूक ठिकानों तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई, तो कहीं ये वजह तो नहीं है। तो इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। ट्रंप की तरफ से कहा गया बैक चैनल बातचीत हो रही है, कहा जा रहा 3-4 देश इसमें शामिल हैं, इजिप्ट, पाकिस्तान, कतर और एक दो और देश, ओमान। लेकिन हकीकत क्या है? क्यों ट्रंप ने कहा कि 5 दिन हमला नहीं करेंगे और तुरंत बाद ईरानी स्पीकर की तरफ से जवाब आ गया कि यह फेक न्यूज है? क्यों ईरान अभी भी हमले कर रहा है और क्यों ट्रंप के कहने के बाद एक तरह से सीज फायर 5 दिन के लिए और नेतन्याहू की तरफ से आया कि हम हमले जारी रखेंगे? एक अनुमान यह लगाया गया कि ट्रंप, कल सोमवार था, बाजार, तेल की कीमत, उन सबको नियंत्रित करना चाहते थे या चाहते थे स्थिति बेहतर हो, इसलिए अचानक उन्होंने एक तुक्का फेंका, एक शिगुफा फेंका। लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कुर्बान अली साहब हैं, लंबे अरसे तक बीबीसी से जुड़े रहे हैं, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया जिसे हम लोग कहते हैं, वहां की राजनीति पर भी नजर रखते हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं बॉबी नकवी साहब, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं, 25 साल दुबई में रहे हैं, वेस्ट एशिया को वो भी समझते हैं। कई बार हमारे चैनल पर आप दोनों मेहमानों को आप सुनते रहे। शुरुआत में बॉबी नकवी साहब से करता हूं। एक टेक्स्ट हमने डाला है, ट्रंप के पीछे हटने के पीछे क्या है, इसकी व्याख्या पहले आपसे समझेंगे, उसके बाद आगे। जी अजीत जी, नमस्कार। कुर्बान साहब, आदाब अर्ज़। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इसके इसके इनकी जो पीछे हटने का जो वजह है, वो हमें जानने के लिए जो उससे 48 घंटे के पहले के जो इवेंट्स हैं उन पे ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले ईरान अटैक करता है इनके डिमोना शहर पे, जहाँ पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। एक साथ में लगा हुआ शहर है, वहाँ पे भी अटैक करता है, काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी लोगों की कैजुअल्टीज होती हैं, कई सौ लोग शायद इंजर हुए हैं उसमें, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। उसके बाद इन्होंने फिर एकदम से अल्टीमेटम दे दिया कुछ घंटों बाद, 48 घंटे का। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये एक नी जर्क रिएक्शन था उसी हमले का, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये बहुत बड़ी टैक्टिकल ब्लंडर थी, क्योंकि वो जो अल्टीमेटम था वो इतना बड़ा था, ना वो ईरान उसको उस अल्टीमेटम को मान सकता था और ना ट्रम्प पीछे हट सकते थे, कैरी आउट, मतलब वो अपना थ्रेट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। इस दौरान ये जो 24-36 घंटे का जो पीरियड है उस अल्टीमेटम के बाद से, इस दौरान जाहिर बात है कि वो खतरा इतना बड़ा था कि उसमें कई ताकतें, कई कंट्रीज उसमें शामिल हुई हैं, इसका कंफर्मेशन आया है। अब्बास अरक्ची साहब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ये माना है कि वन वे मैसेजेस आए हैं। वो वन वे मैसेजेस जिसकी वे बात करते हैं, वो ऐसा पता चला है कि टर्की, इजिप्ट और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से इनकी बातचीत हुई है सैटरडे, शनिवार को और संडे को। ये बात टेक्निकली उनकी सही है कि हमारी अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। और ट्रम्प भी एक तरह से टेक्निकली ठीक बोल रहे हैं कि उनके मैसेजेस, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत तो उन्होंने ही हुई है,
लेकिन उनके मैसेजेस जरूर पहुंचाए गए हैं। तो अ, अब ट्रम्प पीछे क्यों हटे, सवाल ये उठता है सबसे बड़ा। क्यों वो जो वेस्टर्न मीडिया में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, टैको, TACO, हम्म। उसका उसका फुल फॉर्म है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। हम्म। यानी ट्रम्प साहब जो है वो दुम दबा के भाग लेते हैं आखिरी मौके पे। हम्म। अपनी गीदड़ भपकियां देते हैं और उसके बाद फिर धीरे से भाग लेते हैं। ये ऐसा पहले बार कई कई बार कर चुके हैं, इसीलिए ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, टैको। खैर, तो ट्रम्प साहब ने टैको क्यों किया? ट्रम्प साहब ने टैको इसलिए किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो ईरान के किसी भी एक पावर प्लांट पे हमला करते हैं तो उसका जवाबी हमला जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। जो ईरान के सामने जो पर्शियन गल्फ की जो कोस्ट है उस पे लाइन से सारे ये 16 के करीब फैसिलिटीज हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उसमें से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर्शियन गल्फ के सामने है, उस दूसरे साइड पे एक ईरान के साइड पे है, बुशेर। तो जाहिर बात है कि पूरा वो जो गल्फ है वो पूरा इतना खतरनाक रीजन है कि वहां पे अगर कोई आग लगती है तो वो पूरी दुनिया को झुलसा देती वो आग। ये बात डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी मालूम है और ईरान को भी मालूम है। बहरहाल ट्रम्प साहब को एहसास हो गया था कि ईरान का जवाबी हमला इस पूरे रीजन को एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा देगा। गल्फ कंट्रीज को भी ये पूरा एहसास था कि अगर यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट या पावर प्लांट पे हमले होते हैं तो फिर हमें सिवाय इसके कि हम मैसिव डिस्प्लेसमेंट करें पॉपुलेशन का, उसके बाद कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी और बिजली के बिना उस रीजन के किसी भी शहर में आप 5-6 घंटे से ज़्यादा, 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो यही सब खतरे की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प साहब को शायद परसुएट किया गया कि आप अपनी धमकी से पीछे हटिए। तो उसमें एक आधे झूठ का सहारा लिया गया। वो आधा झूठ क्या था कि हमारी ईरान से बातचीत चल रही है और ईरान कई बातों के लिए तैयार हो गया है। जो ईरान ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ये सरासर झूठ है। मैं इसको आधा झूठ मानता हूँ। वजह मैंने आपको बताई क्यों आधा झूठ है। बहरहाल उसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि इमीडिएटली मार्केट जो है ऊपर चढ़ गया, तेल की कीमत नीचे आ गई। अब जाहिर बात है कि ये अगले 4 दिनों में, एक दिन तो गुजर चुका है, अगले 4 दिनों में जैसा कि एक किसी भी एक्टिव लाइव कॉन्फ्लिक्ट में होता है कि भाई सीज फायर तक पहुंचने के लिए एक फ्रेमवर्क को डिसाइड करना पड़ता है। उसमें सीज फायर की मियाद तय होती है, डेट तय होती है, उसके बाकी जो डायनामिक्स टर्म है एंड वो सब कंडीशन क्या होते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होते हैं। फिर वो उसका अनाउंसमेंट होता है, ये दूसरी स्टेज हो गई। फिर वो इफेक्ट में आता है, वो बड़ा सेंसिटिव माना जाता है, जो दूसरी स्टेज है। फिर तीसरे स्टेज में उसमें फिर परमानेंट सीज फायर की बात होती है और उसके बाद कहीं जाके डिप्लोमेसी चालू हो सकती है। तो बहरहाल यही एक वजह है जो ट्रम्प साहब डर के बैठ गए, क्योंकि उनको पूरा एहसास हो गया था कि ईरान का जो जवाबी हमला होगा वो इतना खतरनाक होगा कि इनसे संभले नहीं संभलेगा। जी हाँ। कुर्बान अली साहब, यही सवाल कि जब जंग के 24 दिन हो गए और ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी दे दी कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम तुम्हारे पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से करेंगे, और 36 घंटे बाद ट्रंप अचानक जो लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक गले से उतरने वाला लॉजिक नहीं है। वो उन्होंने नाम लिया कि स्टीव विटकॉफ और जो उनके दामाद है जेरेड कुशनर, वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी बातचीत थोड़ी और इंटरेस्टिंग, कुर्बान साहब इसमें जरूर बोलिएगा, और इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ज्वाइंट कंट्रोल होगा। पूछा कि किसका, तो कहा हमारा और मोजतबा का। और फिर ये भी बोल रहे हैं पता नहीं मोजतबा है कि नहीं। फिर ये करें हमारे उनके सीनियर लीडर से बात हो रही है, पूछा किससे, तो कुछ बता नहीं रहे। मतलब अमेरिकी मोहल्ले की दावत की तरह एक धमकी देता है और उसके बाद जब जवाब दे रहा है कन्विंसिंग नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप। और अभी बॉबी नकवी साहब ने भी जो एनालिसिस किया, काफ़ी हद तक मैं उससे सहमत हूँ कि सिचुएशन यही बनी हुई है। लेकिन अजीत साहब, हमारे वेस्टर्न यूपी में एक देसी कहावत है, थोड़ी सी देहाती है, कि
बावली खेलना। ट्रम्प साहब इस वक्त जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे बावली खेल रहे हैं। और उसमें आप अगर उसको देखें कि कहाँ से उसका सिरा मिलाएं तो वो मिल नहीं पा रहा है। उनको ये लग रहा था कि ईरान तो एक केक वॉक है हमारे लिए, हमने तो वेनेजुएला पे चींटी भी नहीं मरी, वहां कब्जा कर लिया, उसके पहले सद्दाम हुसैन को हमने हटा दिया, हमने अफगानिस्तान में कर लिया। तो वो समझ नहीं पा रहे थे ईरान को। और एक चीज यहाँ ये बहुत जरूरी है कि देखिए ईरान की जहाँ तक मिलिट्री पावर की आप बात करें तो कोई 19-20 का फर्क नहीं है, बल्कि 10 और 20 का फर्क होगा अगर आप उस पैमाने पर देखें तो इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में। नहीं, और लेकिन एयरफोर्स और नेवी में देखेंगे तो 10 और 100 का भी फर्क हो सकता है भाई, जी उसके वही पास 600 तो F-35 है। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन बावजूद इसके ईरानियंस में एक कला है जो पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं, और वो है नेगोशिएट करने की कला, बातचीत करने की कला, और दूसरी स्ट्रेटेजी बनाने की। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। अब ये तो आपने देख ही लिया पिछले 25 दिनों में कि जहां 10 और 100 का मुकाबला हो उसमें वो अमेरिका और इसराइल को इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो एक तरफा तौर पे जंगबंदी का ऐलान करे। तो ये कोई मामूली चीज नहीं। और इसको दुनिया ही शायद ईरान को हल्के में ले रही थी और ये समझ रही थी कि साहब हफ्ते 10 दिन में तो खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा, और वहाँ जिसे ट्रम्प चाहेंगे, रजा पहलवी के बेटे को उन्होंने तैयार कर रखा था, उसको वो जाके ईरान का प्रेसिडेंट बना देंगे। वैसा हुआ नहीं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इन्होंने समझा ही नहीं। अब ये इनके गले की हड्डी बन गया है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी तो दरअसल यहाँ पे रुकी हुई है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान का कब्जा रहा या ईरान ने वहां कुछ थोड़ी सी भी तबाही मचा दी तो माफ कीजिएगा तो पूरी दुनिया का शेयर बाजार और तेल मार्केट जो है उसमें हड़कंप मच जाएगा। और वो हड़कंप मच गया था थोड़ा सा ही करने पे। बावजूद इसके इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि हम कंट्रोल करेंगे। अरे भाई तुमसे क्या मतलब, कहाँ से करोगे कंट्रोल, क्या करोगे? ये सिचुएशन कुछ बिल्कुल वैसी ही है जैसी 1956 में स्वेज कैनाल क्राइसिस के वक्त बनी थी। और उस वक्त अमेरिका तो का रोल थोड़ा कम था, ब्रिटेन उसमें जरा ज्यादा अपनी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा था, और उस वक्त उसको फिर बैकफुट पर आना पड़ा था और फिर एग्रीमेंट करना पड़ा था। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ भी होगा। लेकिन आप देखिए कि वो ईरान जिसकी मारक क्षमता मिसाइल की 2000 मील से ज्यादा नहीं है, वो 4000 मील दूर डिएगो गार्सिया में हमला कर दे रहा है अमेरिकी अड्डे पर। और भले ही वो वहां तक मिसाइल ना पहुंची हो, लेकिन उसने एक हड़कंप मचाने में तो कामयाबी हासिल कर ली, और एक जिसको कहते हैं कि खतरे की घंटी बजा दी कि साहब यहाँ डिएगो गार्सिया तक को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। और रिमोना में तो जो कुछ हुआ वो हुआ ही है उसके सामने। तो असली चीज इनके पास यही है कि देखिए अभी ये तो तय नहीं हो पाया है कि ईरान के पास एटॉमिक पावर है या नहीं है, और ईरान इसके लिए 20 साल से निगोशिएट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि इसराइल और अमेरिका दोनों के पास एटॉमिक पावर है। और अगर इसराइल के एटॉमिक पावर, सबसे बड़ा खतरा इसराइल को ईरान से जो रहा है हमेशा, वो यही है कि अगर इसने हमारे एटॉमिक इंस्टॉलेशन को डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया, तो हमारी तो सारी शक्ति, सारी पावर खत्म हो जाएगी, जिसके बलबूते पर हम 20-25 अरब देशों के सीने पर मूंग दल रहे हैं 67 से लेकर के अब तक। तो असली बात अब यही आ रही है कि जो कैलकुलेशन था वो दोनों देशों का गलत साबित हुआ है, और अब उनको ये अंदाजा हो गया कि भाई हम जिस ताकत से लड़ रहे थे वो खत्म तो होने का नाम ले नहीं रही है, और लगातार हमें चैलेंज भी कर रही है, लगातार हमें परेशान भी कर रही है, और हमारा डैमेज ज्यादा हो रहा है। जान के मामले में ना हो रहा हो, लेकिन पैसे के मामले में, दौलत के मामले में ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है इसराइल का और अमेरिकन। कुर्बान जी माफ करें, रोक के एक सवाल दोनों लोगों से पहले आपसे कि भाई ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई 5 दिन कोई हमले नहीं होंगे, एक तरह से लगा जैसे सीज फायर जैसी बात है कि हम बात कर रहे हैं, बैक चैनल बात हो रही है, जो भी कहा।
और उसके बाद नेतन्याहू का बयान कि हम तो हमले जारी रखेंगे, और सामने मैं खबरें जो देख रहा हूं, ईरान भी मार रहा है और इजराइल भी मार रहा है, और तबाही की तस्वीरें इजराइल से भी आ रही है, ईरान से भी आ रही है। तो ये क्या खेल है कि हम कहेंगे सीज फायर कर दो और तुम निशाना साधते रहो, मारते रहो। उसके पहले देखिए जो हुआ इजराइल के एक हमले को जो जिसने पल्ला झाड़ लिया अमेरिका ने, क्या हमें नहीं पता था? अजीत जी, जब 25 दिन की जंग हो रही हो तो जाहिर है कि एकदम से हॉल्ट तो नहीं लगेगा, हम्म। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक था कि भाई कहाँ से बातचीत हो, कैसे शुरू हो, आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में जिसका जिक्र किया, अभी एक नया चैनल डोनाल्ड ट्रंप ने खोला है, आसिम मुनीर। आसिम हम्म। मुनीर और इस्लामाबाद भी एक बड़ा इस इन टॉक्स का एक सेंटर बना है। और हम्म। दूसरा सेंटर है इसमें तुर्की, हम्म। एर्दोगान। हम्म। और तो तुर्की, पाकिस्तान, ये दो देश ऐसे हैं जिनमें के ईरान के साथ में बहुत अच्छे भी रिलेशन नहीं, लेकिन बहुत खराब भी रिलेशन नहीं अरब मुल्कों के मुकाबले में, और वहाँ से कुछ बात बन सकती है। तो ये, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की जो अवाम है या वहाँ की जो लीडरशिप है, उसका क्या रोल है वो मैं नहीं जानता, प्राइम मिनिस्टर का तो वहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन असली डी फैक्टो पावर तो आसिम मुनीर ही है। और आसिम हम्म। मुनीर का इस उसमें आना, और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी जो दोस्ती है वो भी कोई छुपी हुई नहीं है। तो वो लगता है कि ईरान को इन्फ्लुएंस करने में शायद कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मुझे, जो मैं देख रहा हूँ, वो सिम्टम्स मुझे लग रहे हैं। तो अब ये तो बात तय है कि ये सीज फायर होना है। और ये सीज फायर जाहिर है कि एक फेस सेविंग भी होती है। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार, अगर इस बात पर आ गया है कि यदि हम 5 दिन हमले नहीं करेंगे, 48 घंटे से लेके 5 दिन तक, तो आप समझ लीजिए कि वो अब सीज फायर चाहता है, वो नहीं चाहता। हम्म। और जाहिर है कि आप, एक और भी चीज ये है कि इसमें इसराइल को भी पहली बार लग रहा है कि ट्रंप ने शायद रोका है कि भाई तुम ये हमले कम करो। और अभी इसराइल की तरफ से वो हमले हम पिछले 48 घंटे में हम नहीं देख पाए हैं, इस तरह का कोई बड़ा हमला जो उन्होंने ईरान पर किया हो। तो हम्म। अब ईरान तो यही चाहता है। ईरान ने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई हमें अनंत समय तक लड़ाई लड़नी है। लेकिन हाँ, वो इनको टॉकिंग टेबल पर ले आए। ये ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है आज के दिन। हम्म। बॉबी नकवी साहब, जो खबरें आई और जो ट्रंप ने भी नाम लिया विटकॉफ और कुशनर का, जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, और पहले भी जब जेनेवा टॉक हो रही थी तब भी कुशनर शामिल थे, और बहुत तंज में आरागची ने कहा था कि पता नहीं विटकॉफ और कुशनर ने अपने बॉस को क्या बताया, और उसके बाद हम वहां बात कर रहे थे और इन्होंने हमला कर दिया। अब अगर ट्रंप इन्हीं लोगों का नाम ले रहे हैं जो जो होते हैं मीडिएटर, बीच के लोग होते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि ईरान भी अब सीज फायर करना चाहता है, और अगले 4 दिन, एक दिन तो खत्म हो गया ट्रंप के उस सीज फायर के ऐलान के, अगले 4 दिन बाद सीज फायर के रास्ते पर यह जंग जाने वाली है। देखिए, इतने दिनों की लड़ाई के बाद और इतने नुकसान के बाद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ईरान सीज फायर नहीं चाहता। ईरान भी सीज फायर चाहता है, लेकिन उसने क्या किया है, कल से खास तौर पे से जब इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया, उसके 1 घंटे बाद से डिनायल आना शुरू हुए ईरान के कि ये फेक न्यूज़ है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, फिर उनके स्पीकर ने पार्लियामेंट्री कहा, हाँ, स्पीकर ने कहा। स्पीकर ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है और ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बातचीत नहीं हो रही। देखिए, ये सब एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो उन्होंने अपना अपर हैंड एस्केलेशन डोमिनेंस में जो मेंटेन किया है, वही डोमिनेंस जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे भी रहे। भाई, शुरुआत, इस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने जब की थी, तो वो शुरुआत इतने ऊपर से की थी कि उन्होंने पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दिया। उसके बाद वो नीचे आए। अब ईरान यही चाहता है कि अगर कोई सीजफायर का फ्रेमवर्क डिस्कस होता है तो हम एक पोजीशन में रहेंगे, हम अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। अब वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो लीवर
जो इस वक्त ईरान के हाथ में है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी, उसका बैरियर जो उन्होंने गिरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक खुल जाए और जहाज आने लगे और जाने लगे। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसके अलावा उनकी कोई और प्रायोरिटी नहीं है। ये ईरान बखूबी जानता है और यही लिवर को वो नेगोशिएशंस में इस्तेमाल करेगा। इसीलिए शायद शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं और आयतुल्ला साहब दोनों मैनेज करेंगे, जो भी आयतुल्ला हैं वहां के, हम्म, समझे आप। तो ये हम्म, डोनाल्ड ट्रंप को और उनके रणनीतिकार को आप बखूबी पता है कि जब बातचीत शुरू होगी तो यहीं से शुरू होगी कि साहब सीज फायर तो हम कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के दौरान क्या होगा भाई? गन्स विल फॉल साइलेंट, यानी बंदूकें जो है तोपें पीछे खींच ली जाएंगी, फायरिंग रुक जाएगी मिसाइल की, और क्या होगा? और ये चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप, ये चाहेंगे कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ा ट्रैफिक आप दे दीजिए, जाने दीजिए, किसी किस्म का कोई फ्रेमवर्क टेम्पररी डिस्कस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 दिन बाद, अभी कुर्बान अली साहब ने बताया कि आसिम मुनीर इसमें कूद गए हैं और वो कुछ अपने आप को वो एक चीफ मीडिएटर की तरफ से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये बात सही हो सकता है क्योंकि ईरान के पड़ोस का मामला है और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की कुछ रिसेंट इस साल में पिछले 12 महीने में इंटरेक्शंस भी हुए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि बातचीत का जो वेन्यू है वो प्रपोज किया गया इस्लामाबाद। हम्म, हो सकता है कि इसमें दोनों पार्टी तैयार हो जाएं कि चलिए ना जीसीसी में बातचीत होगी ना कहीं और मिडल ईस्ट में होगी, इसको पाकिस्तान में बातचीत करते हैं। ये दोनों तीनों पार्टीज के लिए एक तरह से कन्वीनियंट भी होगा। इसमें एक बीच में एक बता रहा हूं, एक्सियोस जो वेबसाइट है उसने आज लिखा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ईरान के साथ समझौता वार्ता के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। और उसने ये भी लिखा है कि सोमवार की रात ट्रंप से आसिफ मुनीर की बात हुई है, आसिफ मुनीर की, और पाकिस्तान इसमें मीडिएट कर सकता है। ये अमेरिका से बहुत जगह से ये खबरें आ रही है। अब एक सवाल है मेरा, वो दोनों लोगों से पूछूंगा कि लेकिन ईरान की तरफ से कौन बातचीत में शरीक होगा, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल और द्वंद्व है। सुप्रीम लीडर मारे गए, उनके बाद जो मुस्तफा खामेनेई है वो किस हाल में है, कहां है, कितने जख्मी हैं, बातचीत करने की स्थिति में है कि नहीं, इसको लेकर 100 सवाल है। ज्यादा चांस है वो किसी टॉक्स में शामिल नहीं हो सकते। अब उसके बाद 4 लोग बचते हैं जो आप जिनको देख रहे हैं, चाहे वो मसूद पेजेश्कियन हो, चाहे विदेश मंत्री अरागची हो, चाहे जो स्पीकर हैं वहां के वो हो, या आईआरजीसी की कोई लीडरशिप कमांडर ऐसी बातचीत में शामिल होने जाएगा नहीं। और इसमें से 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो टॉप उनके टारगेट पे हैं। तो ईरान की तरफ से कौन बात जी कर सकता है? अजीत जी, ये जो है इमेटीरियल है कि ईरान की हम्म, तरफ से कौन। ईरान हम्म, के यहाँ ये मसला ही नहीं है कि कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा। आपको हम्म, मालूम है कि 27 फरवरी को जब जिनेवा में बात हो रही थी, हम्म, यूएस के साथ बात हो रही थी और बात तकरीबन हो चुकी थी, 99% ये कहा जाता है कि सारी चीजें तय हो गई थी। उसके बाद 1 मार्च को हमला हो गया, उस एग्रीमेंट को नहीं माना गया। तो क्या आपको मालूम है कि वहां कौन निगोशिएट कर रहा था रफसंजानी के बिहाफ पे? हम्म, 20 साल टॉक्स चली हैं अमेरिका के साथ ये सैंक्शंस को हटाने में, और उसमें बराक ओबामा जैसा बहुत ही प्रैग्मेटिक आदमी, उसने कहा कि मतलब उसने अपना सिर नोच लिया कि भाई क्या लोग हैं ये लोग, इनकी निगोशिएशन पावर्स क्या हैं, ऐसे बेहतरीन निगोशिएटर्स हैं कि इन्होंने हमें नाकों चने चबवा दिए। और कभी हम्म, भी अपने, यानी आप देखिए कि भाई पिछले 40 साल से 50 साल होने जा रहे हैं, तकरीबन दो हम्म, 47-48 साल हो गए। आप जो मुल्क सैंक्शन से घिरा रहा, 10 साल हम्म, जिसका ईरान और इराक वॉर हुआ, उसमें भी इराक के पीछे अमेरिका ही खड़ा रहा था, और बावजूद उसके वो खत्म नहीं हुआ। तो हम्म, इसमें स्पीकर आएंगे या कौन मिनिस्टर आएंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक ईरान का जो फेस है, यानी इन्होंने सारी कोशिशें कर ली कि किसी तरह से फूट डलवा दी जाए रिजीम चेंज के नाम पे। ये भी स्टोरियां प्लांट की गई कि 50% से ज्यादा ईरान की आबादी जो है
वो मौजूदा रिजीम के खिलाफ है। वो चाहती है कि साहब रिजीम चेंज हो जाए और अमेरिका जैसा चाह रहा है वैसा कर लिया जाए, इससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, हमारे यहाँ जो महंगाई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने ईरान की मौजूदा गवर्नमेंट की हिमायत में तो लाखों लोगों को प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए देखा है तेहरान की सड़कों पर, लेकिन हमें ऐसा कोई मंजर नहीं दिखाई दिया, ऐसी कोई खबर नहीं दी जो ये कहे कि नहीं साहब ये रिजीम चेंज होनी चाहिए। और ईरान को तो छोड़ दीजिए, ईरान के जो लोग बाहर निर्वासित हैं, चाहे वो तुर्की में है या लंदन में है या अमेरिका में है, कि वो भी कहीं इकट्ठे होकर के आए हों 10-20-50 हज़ार कि हाँ साहब ये रिजीम खत्म होनी चाहिए। तो जो आपका सवाल है ना कि कौन, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ईरान अपनी शर्तों पर अब बातचीत करेगा। वो इस वक्त बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि अब वो तो तैयार है लड़ने के लिए, उसको तो मालूम है कि उसको खत्म होना है। वो फाइट टू फिनिश की लड़ाई लड़ रहा है और उसको मालूम है कि उसकी हिमायत में कोई आने वाला नहीं है, ना चीन आएगा, ना रूस आएगा, ना कोरिया, नॉर्थ कोरिया आएगा। उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और सारे अरब कंट्रीज आप ये देखिए जिनके बीच में है वो मौजूद, वो सब उसको तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बावजूद इसके अगर ये बात निकल करके आ रही है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है, तो समझिए कि ये ईरान की बहुत बड़ी फतह है। और ये वहाँ की अवाम के लिए इतना बड़ा, जिसको हौसला कुन कहते हैं, इतनी उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली बात है कि 25 दिन में आपने तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया, पूरी दुनिया से उसका संपर्क काट दिया, लेकिन उसने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक हथियार का इस्तेमाल करके अब पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो उसके साथ आकर के बात करे, क्योंकि मालूम है कि वो गले की हड्डी ऐसी बनी हुई है स्ट्रेट हॉर्मुज, न निगलते बनेगी ना उगलते बनेगी। और अगर वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो अगले एक हफ्ते में आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में जो आज तो ये आप दाम नीचे आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन अगर 5 दिन के अंदर आप नोट माई वर्ड कि अगर नहीं इन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाला तो बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमी में तबाही होने वाली है। और इसलिए चलिए। हाँ। ये लोग आए हैं और ये बात होगी, वो इस्लामाबाद में हो, वो तुर्की में हो, वो कहीं लंदन में हो, लेकिन जाहिर है कि ईरान के लिए इस्लामाबाद आना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बॉर्डर मिला हुआ है और आधे 1 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद से तेहरान की, तो वो वहाँ आ जाएंगे। लेकिन असली बात ये है कि ईरान अब इन्हें नाकों चने चबवाएगा और अपनी टर्म्स पर सीज फायर करवाएगा। हाँ, चलिए, आखिरी बात जो आपने कही, अपनी टर्म पर सीज फायर करवाएगा, मैं उसी सवाल को रिफ्रेम करके फिर से बॉबी नकवी साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उस सवाल पूछने का मेरा भी आशय ये है कि ईरान में भी लीडरशिप में तरह तरह के कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। आईजी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनके किससे कैसे रिलेशन है और क्या कैसे रिएक्ट करते। जैसे जब मुस्तफा खामेनेई का पहला बयान सुप्रीम लीडर बनने के बाद रिटर्न बयान आया तो उन्होंने कुछ शर्तें बताई कि अमेरिका से किन शर्तों पर बात होगी, मुआवजा भी चाहिए, जो वेस्ट एशिया के बेस है वहां से भी हटे, और गारंटी दे कि दोबारा ऐसा अटैक नहीं होगा। इसी तरह की बात बाद में मसूद पेजेश्कियन ने भी, विदेश मंत्री ने भी, स्पीकर ने भी, सबने एक तरह की बात की। अब वहां को जितना मैं पढ़ के समझने की कोशिश करता हूं कि वहां भी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स हैं वो थोड़े हार्डलाइनर हैं, स्पीकर हार्डलाइनर हैं, अली लारीजानी जो मारे गए वो हार्डलाइनर थे। अब मैं उस हार्डलाइनर सॉफ्ट लाइनर कंडीशन उसको समझना चाहता हूं, इसलिए कि अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही है, जैसे कल ट्रंप ने भी कहा कुछ प्रस्ताव और कंडीशन होंगे, आज गार्डियन अखबार ने 15 पॉइंट लिखे, अमेरिका का भी टर्म कंडीशन होगा। तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या जो बात कहीं होगी किसी लीडरशिप से वो जो वहां की हार्डलाइनर रिजीम है या जो आईजीआरसी के लोग हैं वो सब मान लेंगे? आईआरजीसी के, माफ करिए। देखिए, एक पिछले जो आप जब से मुश्तबा खुमैनी साहब का जो उनके जो इनॉग्रल जो उनका स्टेटमेंट था अपने उनका सुप्रीम लीडर बनने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कुछ दिनों बाद, उसमें जो कंडीशंस उन्होंने रखी थी वो आपने अभी बताई। उन कंडीशंस को
ईरान के जो कई की ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग मसूद पेजिशकिन है, अब्बास अरगची है, और पार्लियामेंट के स्पीकर, ये सारे लोग दोहरा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि एक राय है, ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। देखिए, ईरान की सरकार को या ईरान की जो लीडरशिप है उनको भी इस बात का एहसास है कि इसमें से कोई भी कंडीशन जो है वो 4-5 दिनों में या हफ्ते भर में तो पूरी नहीं की जा सकती। जैसे कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो कॉम्पनसेशन, भाई उसका भी एक पूरा कोई प्रोसेस होगा। फिर किन चीज़ों को कॉम्पनसेशन वो क्लेम करेंगे, कौन इसमें पैसा खर्च करेगा, इसमें माल कौन खर्च करेगा। दूसरी बात हुई कि साहब वो यूएस के बेसेस हटा दिए जाए। अगेन, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, ये इतनी जल्दी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो थोड़ा सा रिटोरिकल है कि हम इसका बदला लेंगे, जो शहीद हुए हैं हमारे, इसका बदला लेंगे। अब उसका क्या मतलब है, वो किस 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 आदमी का सर चाहते हैं, वो तो खैर देखा जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। देखिए, ठीक है, इसमें जो खास चीज जो है उसका इशारा अब्बास अरगची एक ट्वीट में कल या परसों वो कर चुके हैं। कल भी किया है, तो कल भी कल किया भी है। स्ट्रेट उसका, ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ, हाँ, जी जी, नेविगेशन और उन्होंने कहा कि राइट टू नेविगेट एंड राइट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये आइसोलेशन में नहीं चल सकता कि आप हमसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मांग रहे हैं और फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमारे पास है नहीं। तो जो ये 30 दिनों का जो बैन हटाया है, ईरान के अनसैंक्शन किया है, 140 मिलियन बैरल तेल बेचने की जो परमिशन दी है, जो तेल एट सी है, यानी जो ईरान की जो ये तेल की जो फैक्ट्रीज है वहां से निकल के और जहाज़ों पे लादा जा चुका है, उस तेल को बेचने की इजाज़त 30 दिनों के लिए दी है, उसको अनसैंक्शन किया है। मेरे ख्याल से इनकी पहली ये कंडीशन होगी कि इसको आप, इसकी मियाद और बढ़ाइए, आप इसको आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम तेल का ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दें, तो हमें भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम अपना तेल किसी भी करेंसी में किसी भी कंट्री को बेच सकें, हम भी डॉलर कमा सकें। जाहिर बात है कि ईरान की पहली प्रायोरिटी की वो डॉलर में बेचे, जो अभी तक वो बेच नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उनकी जो की डिमांड होगी वो यही होगी कि साहब हमें डॉलर में तेल बेचने की परमिशन दी जाए। यानी जो इनका जो स्विफ्ट जो सिस्टम है जिससे पेमेंट का वो होता है, उसमें ईरान को पेमेंट एक्सेप्ट करने की परमिशन दी जाए। दूसरी बात होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का फ्रेमवर्क क्या रहेगा। क्या अब प्री 28 फरवरी वाला स्टेटस हो जाएगा, या उसमें कोई तब्दीली करेंगे, या इसको कोई जॉइंट मैनेजमेंट होगा। भाई सीज फायर की मॉनिटरिंग कौन करेगा? सीज फायर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? भाई कोई आईआरजीसी का कोई कमांडर एक छोटी बोट ले जाके घुसेड़ दे किसी शिप वेसल में, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, कितने जहाज आएंगे, कितने, ये सब मेरे ख्याल से मसौदा, ये 2 चीजों पे डिस्कशन शुरू होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जाहिर बात है कि वो सीज फायर अगर होता है, टेम्पररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज जो टेक्निकल टर्म है, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, मियाद क्या होगी उसकी, कब इफेक्ट में आएगा, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। ये 3 चीजें डिसाइड होने के बाद, उसके बाद फिर वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है ईरान की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी, उस पे कहीं आगे जाके कोई बातचीत शुरू होगी। ये बहुत बाद की बात है, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि यही 3 चीजों से होगी। और ये दो चीजें हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोले जाना, अगर लिमिटेड भी खोले जाते हैं तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगी। और दूसरा जो ईरान को चाहिए कि साहब हम अपना तेल बेधड़क, बेझिझक, बिना डर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम बेच सके, किसी को भी बेच सके और डॉलर में बेच सके, क्योंकि ईरान को डॉलर चाहिए, ईरान को डॉलर चाहिए। अभी वो क्या करता है, डॉलर कहां से लाता है? इराक में जो 2003 से जो सिस्टम एक लागू है
कि साहब इराक का जो सरप्लस, जो भी तेल बेचा जाता है, वो न्यूयॉर्क की एक बैंक में डिपॉजिट होता है, वो डॉलर। फिर वहां से अमेरिका हर महीने करीब करीब $1 बिलियन कैश लकड़ी के क्रेट्स में लाद के वो जहाज से फिजिकल कैश का ट्रांसफर होता है। वो फिर उसकी कस्टडी लेता है इराक का सेंट्रल बैंक, उसको वो ऑक्शन करता है, अपने बिजनेसमैन को, अपने दूसरे बैंकों को वो ऑक्शन करता है। ईरान जो है, ईरान एक शेल कंपनीज बना के उन्हीं डॉलर्स को खरीद लेता है ऑक्शन में। ऐसे उसको डॉलर मिलता है, उस डॉलर का वो इस्तेमाल जरूरी चीजों के लिए करता है। तो उसको डॉलर का एक्सेस चाहिए और मेरे ख्याल से वो बात अपनी मनवा लेंगे। अगर डॉलर में ना भी मनवा पाए तो कम से कम इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को तैयार कर लेंगे कि जो 30 दिनों के लिए आपने अनसैंक्शन किया है उसको आप 60 दिन कर लीजिए या 90 दिन कर लीजिए। ये मेरे ख्याल से यहीं से शुरुआत होगी इसकी। कुर्बान साहब, एक सवाल है कि फिर इस जंग का, चूंकि आपने भी कहा सबको लगता है कि हाँ सीज फायर की प्रक्रिया शुरू होगी, अमेरिका के लिए टेक अवे क्या है? ट्रंप के लिए, उस दादा के लिए जो सरगना की तरह बात कर रहा है, जो अचानक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है दरअसल, और जो 22 फरवरी को हमले करके पूरी लीडरशिप की किलिंग करता है और उसके बाद जंग में 24वें दिन आकर फंसता है। तो उसके लिए टेक अवे क्या है? उस दादा की छवि के लिए क्या टेक अवे है? पूरे अमेरिका में बवाल मचा है कि ट्रंप ने गर्दन फंसा दी, अमेरिका की फजीयत कर दी। दशकों बाद अमेरिका की फजीयत 24 दिन में हो गई। कहीं तो 10-20 साल लड़े भी, या तो 24 दिन में गर्दन फंसी। दूसरा, ईरान के लिए टेक अवे क्या है, जिसको पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि लीडरशिप को मार दिया, हो सकता है 48-72 घंटे में ईरान घुटने टेकेगा। क्या टेक अवे है दोनों के लिए अगर सीज फायर किसी कंडीशन पर होती है तो? जी तंजुम साहब, आपके सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले आपका जो पहला सवाल था बॉबी नकवी साहब से, और आप कह रहे थे कि साहब ईरान की तरफ से कौन बात करेगा, आप इसको लेके परेशान हैं कि साहब वहाँ क्या नहीं कोई नहीं, डिवाइडेड हाउस परेशान है? नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं कि वहां भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था। मैं सिर्फ उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आप जानते हैं एक शेर मैंने पढ़ा था कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ भी वो बिल्कुल मौजू होता है कि गम नहीं है मुझे अपने मिटने का, मुंतजिर हूं मैं उसके पिटने का। अब इसमें इसमें आप कहा तमीज़ कर लीजिए कि पिटने की जगह मुंतजिर हूं मैं उसके झुकने का। ईरान इस वक्त सारी कोशिश यही है कि ये वॉर रुके और ये टॉकिंग टर्म्स पे आए और तब फिर हम अपनी बात करें। बॉबी नकवी साहब ने तो वो सारी चीजें बताई कि जो बातचीत में आ सकती है या आएंगी या आनी चाहिए, या जो इशू कंटेंशियस इश्यूज है जो ईरान को फेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जो सैंक्शंस थे पिछले 40 साल से लगे हुए, वो 1 महीने के लिए अभी हटे हैं और लिमिटेड हटे हैं। वो 3 महीने 6 महीने कितना हटेंगे ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल बात ये टेक अवे की जो आप बात कर रहे थे वो यही है कि ट्रंप साहब को और नेतन्याहू को ये समझ आ जाना चाहिए कि आप जो तमाम दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बता करके, आपने यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को धता बता करके जिस दिन आपने तय किया कि हमको ईरान को सबक सिखाना है, आप आ गए उसी तरह से जैसे आप इराक में आए थे WMD का बहाना बना करके। यहाँ तो कोई बहाना भी नहीं था। दरअसल ये तो वॉर क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर तो मानवता के विनाश के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दोनों, पूरी दुनिया क्यों खामोश है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो साउथ अफ्रीका जो नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था हेग में, वो अभी तक खामोश क्यों है? 165 बच्चियों को स्कूल में बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है, ब्रॉड डे लाइट। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात और हो सकती है? लेकिन इसकी कोई बात कर ही नहीं रहा। लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सांप सूंघ गया। चीन और रूस की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इन बातों को, भाई ये तो बातें हुई है ना, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस तरह से चीजें नहीं हुई थी कि स्कूलों के ऊपर हमले हो जाए, अस्पतालों पर हमले हो जाए, मरीज मार डालिए जाए, सिविलियंस मार डालिए जाए, बिना ये परवाह किए हुए कि यहाँ बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, और आप के साहब हमको सबक सिखाना, हम तबाह कर देंगे, हम नेस्त तो नाबूद कर देंगे। ये जो एक टर्म है, जो माफ कीजिएगा हमारे यहाँ यूपी के सरकार भी इस बात को कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे, ये वही वाली मानसिकता है कि वो दुनिया का बड़ा दादा। ट्रंप ने बोला भी 2 दिन पहले कि वाइप आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, मैप से गायब कर देंगे। ऐसे कोई बोलता है किसी कंट्री के लिए कि मैप से गायब कर देंगे?
तो उसके लिए तो वो तमाम देश जिम्मेदार हैं जिन्होंने शर्म अल शेख में उसके सामने घुटने टेके थे। आपको याद है शर्म अल शेख में जब उसने गजा का प्लान अनाउंस किया था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को वो चपरासी की तरह से ट्रीट कर रहा था। उसमें हमारे देश का भी एक मंत्री था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और भी तमाम 20-22 देशों के राष्ट्र प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष थे। उसने उस दिन ये बताया था पूरी दुनिया को खड़े होकर के टीवी कैमरे के सामने कि देखो दुनिया का बादशाह मैं हूं और मैं टर्म डिक्टेट करूंगा। और इसलिए अब ये जो पिछले 4-5 दिन में जो और चीजें हुई हैं अजीत जी, उसकी वजह ये आपने देखा होगा, ट्रंप ने कहा नेटो देश जो है वो कावर्ड है। क्यों कावर्ड है? क्योंकि तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। वो तमाम यूरोपियन यूनियन देश कावर्ड है क्योंकि वो आपके पेपर साथ टाइगर है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जंग है ही नहीं। और उसको छोड़ दीजिए यूरोप को और नेटो देशों को, आपके तो अमेरिका में अब आपका जो चीफ था काउंटर टेररिज्म का वो इस्तीफा देके आपके मुंह पे जूता मार करके गया है कि ये जो है बेमतलब की वॉर थी और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसने सेनेट में गवाही दी है, इतनी अहम गवाही, और जो ओपन लेटर आपने भी देखा होगा उसने ट्रंप को लिखा है। उससे बड़ा तमाचा ट्रंप के ऊपर पड़ नहीं सकता कि उसका जो काउंटर टेररिज्म का चीफ है वो, और उसका जो पुराना वो था, उसके मरने पर ये आदमी कहता है कि वो मर गया तो अच्छा हुआ। मुलर, हाँ, मुलर पे। हाँ। जी। तो आज जब आदमी, ये तो एक बीमार मानसिकता का परिणाम है कि आप पागल हो गए हैं। आपको तो रहना नहीं चाहिए इस पोस्ट पे, आपकी जगह तो पागलखाने में है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सभ्य समाज में कोई देश कर नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि हम जो कह देंगे, और वेनेजुएला का उदाहरण उनके सामने था कि जब वहां हमने कर दिया है तो हम कहीं भी कुछ कर दे। उसके पहले आप इराक में कर चुके हैं, उसके पहले आप अफगानिस्तान में कर चुके हैं, और हर जगह आपको वियतनाम से लेकर के अफगानिस्तान तक आपकी हिस्ट्री है कि आपको भागना पड़ा है, आपको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन बावजूद इसके मैं तो लड़ूंगा, मैं तो मरूंगा। और आज आप इस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि आपको ऑफ ऑल द पीपल आसिम मुनीर की मदद लेनी पड़ रही है कि भैया हमें बचाओ जान, किसी तरह से बातचीत का सिलसिला शुरू हो ताकि ये सीज फायर हो और ईरान से कोई बात कर सके। आज तो ये भी लाले पड़े हुए हैं ना कि आप कहिए कि आप पूछ रहे थे ना कि ईरान की तरफ से कौन बात करेगा। सवाल ये है कि ईरान से कौन बात करेगा, ये भी तो सवाल है ना। किसी के अंदर इतना नैतिक साहस है कि वो ईरान के साथ जाकर के बात करे? कौन करेगा? आप तो सब लोग। लेकिन चूंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मामला फंस गया है, जब तक जहाज वहां से नहीं निकलेंगे, तेल नहीं निकलेगा, बात नहीं बनेगी, तो आप आए हैं। अदरवाइज तो अभी तक तो आपने खदेड़ दिया होता, उसी तरह से जैसे लीबिया में कज़ाफी का आपने हाल किया था, उसी तरह से जैसे आपने सोमालिया में किया है। आप तो करके निकल गए होते और यहाँ आपकी पपेट नहीं, कोशिश यह भी आई थी, कोशिश यही थी ना कुर्बान साहब कि एक दिन इतना कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करके 40 लोगों को, कमांडर्स लीडर्स को मार दो, उसके बाद कहे कि अब तो कोई बचा ही नहीं, तो अब रिजिम चेंज हो जाए, किसी रजा पालवी टाइप की कठपुतली को लाके यहाँ बिठाओ जो चमचागिरी कर रहा है अमेरिका की वहां आने के लिए। तो कोशिश यही थी। लेकिन 24 घंटे में जो उनको उम्मीद थी, वो 24 दिन में जब नहीं हुआ, तब ये आ रहे हैं कि अब तो सीज फायर के रास्ते तलाश रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो अमेरिकन बेसिस को नुकसान हुआ है, रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, और ईरान ने चाहे मजा लेने के लिए ही सही डिएगो गार्सिया पे जो मिसाइल फेंका है, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि उससे भरकी बच गई है कि भाई ये लोग जो हैं ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। और जो ये दिनों में हुआ इजराइल में, उसके बाद तो नेतन्याहू साहब को भी मानवता याद आ गई। उनको वो भी कहने लगे कि साहब सिविलियंस पर अटैक में, हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि 72 या 75 लोग हमारे जख्मी हुए हैं उस अटैक में। क्या स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ कम से कम उस हमले ने आपको ये कहने के लिए तो मजबूर किया कि भाई सिविलियंस पर अटैक मत करो। तो आप तो सिविलियंस पर अटैक करें तो ठीक, और ईरान कर दे तो वो गलत। तो अब इसीलिए ये फंस गए हैं। और अब इस सिचुएशन को ईरान किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है अपने हक में, असली बात वो होगी देखने वाली। आखिरी सवाल बॉबी नकवी साहब, जैसे कुर्बान अली ने कहा ना कि अमेरिका फंस गया, पूरी दुनिया यही मान रही है, अमेरिकन यही मान रहे हैं कि ट्रंप फंस गए, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था। अब अगर टॉक्स के टेबल पर आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे तुर्की में हो, चाहे जहां भी हो, चाहे विटकॉफ बात करें, चाहे जो जेरेड कुशनर बात करें, जो भी बात करें, पीट हेगसेथ बात करें, सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका भी तो कुछ चाहेगा जब बातचीत के डील के टेबल पर है।
होगी बात, और कुछ कंडीशंस आए अमेरिका की तरफ से कि ये सब 15 पॉइंट डील, जिसमें कोई कभी कोई न्यूक्लियर बम नहीं होगा बनाएगा, प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ज्वाइंट कंट्रोल की बात, और बहुत सारी चीजें। तो अमेरिका क्या चाहेगा और क्या टेक अवे है? देखिए, इसमें मजे की बात यह है अजीत भाई कि ये जो बातचीत जो जो कंडीशंस इनकी ज्यादातर हैं, वो कंडीशंस जो हैं वो ईरान मान चुका था उस थर्सडे को, जो आखिरी जो राउंड खत्म हुआ था जंग के बिल्कुल पहले। जेनेवा उसके वाली बात बाद टॉक्स में। उसके बाद थर्सडे के बाद जिनेवा में बातचीत दोबारा होनी थी, और ईरान ने तो उड़ती उड़ती खबरें ऐसी भी हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको अपने एनर्जी रिजर्व्स में हाँ, अमेरिकन कंपनी को 6% स्टेक देंगे, और ये ये भी भी कि कहा था। एनरिच यूरेनियम हम आपको दे देंगे, शायद उस समय खबर ये भी आई थी, कराची ने शायद ऐसा भी ऑफर किया हाँ, उसको था। उसको उसको उन्होंने कहा था कि या तो इसको डी एनरिच कर दिया हम्म, जाएगा, उसका प्रोसेस होता है, या फिर उसको हम बिल्कुल यानी जीरो एनरिचमेंट पे वो तैयार हो गए थे। हम्म। देखिए, तुलसी गाबार्ड जो जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट की मेंबर है और एक प्रोमिनेंट जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के हेड है, हाँ। की जो हेड है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2003 से आयतुल्ला अली खुमैनी साहब का फतवा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स परसू नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये फतवा जो है अभी भी वो इफेक्टिव है। ठीक है, वो ये भी मान चुकी है, ये पिछले साल भी उन्होंने जून से कहा था कि ऐसा बिल्कुल। कोई हमारे पास इंडिकेशन नहीं है कि साहब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की वो प्रोग्राम परसू कर रहा है। हम्म, तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पिछले साल उन्होंने अटैक किया था तब भी झूठ बोला था न्यूक्लियर वेपन्स को, इस बार भी उन्होंने झूठ बोला कि साहब न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वो ईरान कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर बम बना लेगा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान जब इस बार बातचीत जब भी शुरू होगी, तो क्या ईरान ये कह सकता है कि जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, जिन्होंने आपसे कमिटमेंट किया था कि साहब हम आपको यूरेनियम वापस कर देंगे या जीरो एनरिचमेंट कर देंगे, तो वो तो सब खत्म हो गए, उन्होंने उनको तो आपने मार दिया। अब तो नई बात होगी, अब तो नई शुरुआत होगी। ये दिस कैन वेरी वेल हैपन, आई एम टेलिंग यू, ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि वो पुरानी बात आप भूल जाइए, नई बात अब नए तरीके से शुरू होगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। दो दो जो प्रायोरिटी है, पहली कि ये जंग जो है लिमिटेड टाइम के लिए सीज कर दी जाए, यानी टेम्पररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अचीव किया जाए, उसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका जो है एक अग्रीमेंट पे आए। और दूसरी बड़ी प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। और इन सारी चीजों पे मुझे ईरान का पलड़ा जो है भारी लग रहा है कि ईरान ने अपने आप को जो अपना जो एस्केलेशन डोमिनेंस जो मेंटेन किया हुआ है, वो शायद आगे बातचीत में भी डोमिनेट करेंगे, और वो यही डिमांड करेंगे जो अभी मैंने आपको दोहराया कि आप हमारी अनसैंक्शन जो किया 30 दिन को 90 दिन करिए। मैं एक नंबर बता रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा कम हो सकता है। दूसरा ये कि अगर खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऐसे खुलेगा, हम बैठे रहेंगे, आप इंटरनेशनल एक टीम बना दीजिए मॉनिटर करने के लिए, लेकिन हमारी उसमें खुलेगा ट्रैफिक, और इतना ट्रैफिक खुलेगा, इतने जहाज डेली बेसिस पे आ जा सकते हैं। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है मेरे ख्याल से, और जब आगे जब बात होगी, बड़े मसौदे पे जब बात होगी, परमानेंट उस पे बात होगी, तो अगर वो ये चाहते हैं कि ईरान अपना परमानेंट जीरो इन्वेस्टमेंट पे ले आए, तो शायद ईरान ये कहेगा ठीक है, आप अपने सारे बेसिस भी हटाइए यहां से, तब ये बातें होंगी। तो आने वाला टाइम जो है शॉर्ट टर्म में, यानी अगले 4-5 दिनों में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी, कोई ना कोई डिस्कशन जरूर होगा। और मुझे लगता है कि ये आज रात को भी अटैक होंगे, कल भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शायद कोई एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाए जिससे कि एक सीज फायर की एक डेट अनाउंस हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुरबान अली एक साहब, बॉबी नकवी अजीत साहब, जी। एक 30 सेकंड का प्लीज पूरी प्लीज। बहस में हमारे देश का तो कोई जिक्र नहीं हुआ।
तो जो बेगानी शादी में हमारे अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं, जरा उस पर भी तो कुछ कमेंट हो जाए कि हम ये ईरान से बताइए। चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी गैस भी आ जाए, हमारा तेल भी आ जाए, और हम उसे नसीहत कर रहे हैं ईरान को कि साहब नहीं, ये जो आप हमले कर रहे हो गल्फ कंट्रीज पे, ये गलत कर रहे हो, उसकी आप निंदा कर रहे हो। और कल भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, ये टोटली इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। भारत को अपनी नीति, खासकर ईरान के साथ अपने रिश्तों का दोबारा से एक समीक्षा करनी चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। क्या ये हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, या हम अपने घर की अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद करने के लिए कर रहे ये क्यों कर रहे हैं ये बताइए। ये सवाल हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हैं? आपने कंडोलेंस रजिस्टर पर साइन करने के लिए अपने फॉरेन सेक्रेटरी को 5 दिन बाद भेजा, बयान तो 2 हफ्ते तक नहीं दिया, जुबान बंद रखी, चाहे स्कूल में वहां बच्चियां मार दी गई। भाई आप यूएन चार्टर का हवाला दे देते, आप इंटरनेशनल कन्वेंशन का हवाला दे देते, आप किसी देश की सॉवरेनिटी पर अटैक हुआ गोलमोल ही कुछ बोल देते, जो स्पेन जैसा छोटा सा देश डंके की चोट पर बोल रहा था। नेटो तो के अजीत अलायंस जी, बोल रहे थे, इंक्लूडिंग फ्रेंच, इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोल रहे, यही गोलमोल बोल देते, ये सब भी नहीं बोला। तो अजीत जी, आप तो चाहते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड के साथ दोस्ती खत्म हो जाए। आप ये चाहते हैं, ये करना के लिए कह रहे हैं। ये कैसे हो पाएगा? वो तो जब जाकर के उनके इतने बड़े भक्त हैं कि अनाउंस करिए आए थे पिछले चुनाव में कि साहब अगली बार ट्रम्प सरकार, और उसके बाद से अभी तक इस सारे ह्यूमिलिएशन के बावजूद ट्रम्प ने तो कम से कम 50 बार तो हम लोगों ने सुना ही है कि भाई हमने कहा था नरेंद्र मोदी नब्बे साहब बार से, 90 से 90 ज्यादा हो बार, चुका है। 90 से ज्यादा बार कि गिनना छोड़ दिया अब हम पाकिस्तान। लोगों ने। हाँ। तो अब देखिए कि जहां ये स्थिति हो, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया भी कहीं खड़ी हुई है ना। आपको क्या, किस पागल कुत्ते ने काटा था कि आपने गल्फ कंट्रीज वाला जो रेजोल्यूशन था उसको स्पॉन्सर किया यूनाइटेड नेशन में? मतलब आप उसको सपोर्ट करते या बाइकआउट कर सकते थे या उसमें शामिल नहीं, लेकिन आप तो वहां चैंपियन बन रहे थे गल्फ कंट्रीज के हिमायती के साथ। उनके इंस्टॉलेशंस पर हमले नहीं होने चाहिए, उनके उस पर। तो आपको ये तय करना पड़ेगा। और आपको ये मालूम है कि ईरान से हम ये जो फूड फॉर ऑयल करके प्रोग्राम है उसके तहत हम तेल खरीदते हैं, हम उसको डॉलर में भी नहीं देते। लेकिन हिलरी क्लिंटन जब विदेश मंत्री थी, वो आकर के पहली बार हमको हड़का करके गई थी कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद कीजिए, तब हमने कर दिया था, और बाद में तो और ज्यादा कम हो गया। तो अब जबकि पूरी दुनिया ईरान से तेल खरीदेगी, क्या हम इस बारे में नहीं सोच सकते कि हमें सस्ता और अपनी टर्म्स पे सस्ता, और तेल उसमें मिले? आपका जो आने जाने का कार्गो शिप का खर्चा कम है। ईरान 60 डेज का क्रेडिट देता था, यूके बैंक के थ्रू पैसा जी सर। जाता था, बाद में तो 90 डेज के लिए तैयार था। वो तो अभी सारी आपको फैसिलिटी जो क्राइसिस में ईरान कर दे रहे हैं। रहा था, हाँ, उससे महंगा तेल आप ले रहे हैं। गर्दन दबोच कर अमेरिका आपको अपना तेल बेच रहा है, 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने का विंडो दे रहा है, उस पे भी आप नहीं बोल पा रहे। सोर्सेज के हवाले से इसलिए खबर नहीं प्लांट हो कि रही है। हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट गिरवी रख दिए हैं। हमारे हम्म। नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका तय करेगा, और हम उस पर चू भी नहीं बोलेंगे, चाहे हमारे देश में संकट खड़ा हो जाए। और इस संकट के वक्त में भी, जबकि आपने बुलाया था जॉइंट एक्सरसाइज के लिए ईरानी जहाज को, और उसके 100 लोगों को मरवा दिया गया, एक तरह से ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की थी कि कम से कम उनको ना जाने देते। आपने एक तो जाने दिया, जबकि आपने कोचीन में दूसरा उनका जहाज आपने किया ना बाद में, और फिर उसी का आपको पे बैक हुआ कि आपके पास आपके जहाज स्टेट ऑफ हुर्मुज में इस संकट में निकल करके आ रहे हैं कि जब ईरान किसी को इजाजत नहीं दे रहा है। वही उस स्टेट ऑफ हुर्मुज से हमारी गैस और तेल आ रहे हैं ना, और उसके बावजूद हम ईरान पे आज भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ईरान के साथ कोई चैनल खोलें डिप्लोमेटिक टाइप। सिर्फ सिर्फ हमारे विदेश मंत्री बात करते हैं तो खबर ये आती है सिर्फ गैस और तेल के लिए बात की, इसके अलावा हमारी डिप्लोमेसी कोई नहीं है ईरान के साथ में। क्या ईरान के साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए? जी कुछ कहना चाहते हैं बॉबी नकवी साहब? जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ अजीत भाई कि अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि 2015 में जब बैरक ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की थी ईरान के साथ में, तो जाहिर बात है वो खाली वो बैरक ओबामा की दिमाग की वो नहीं थी, पूरा एक सिस्टम उनके पीछे, उनकी पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फीडबैक होगा, पूरी पेंटागन का होगा कि साहब इस डील का क्या नतीजा होगा। बहरहाल एक पूरा सिस्टम था, और उसको
वो यूएस की पार्लियामेंट का भी अप्रूवल मिला था, कांग्रेस का भी मिला था, सब दे वर ऑल ऑन बोर्ड। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे पहले टर्म में, तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि उस डील को खारिज कर दिया कि साहब वो डील, और वो इसराइल के इन्फ्लुएंस पे किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब जिसे कहते हैं क्रूड लैंग्वेज में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो तो है वो थूक के चाटने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो बैरक ओबामा साहब से बड़ी डील ईरान के साथ में साइन करेंगे आने वाले टाइम में। अभी मुझे ऐसा ही लगने लगा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरमान अली साहब, बॉबी नकवी साहब। बातचीत होती रहेगी। देखते हैं 4 दिन के बाद जब 5वां दिन आता है, सीज फायर की मियाद खत्म होती है, उसके बाद क्या होता है, किन मुद्दों पर सीज फायर होता है, ईरान को क्या मिलता है, अमेरिका को क्या मिलता है, और उसके बाद अमेरिका की सुप्रीमेसी को जिस तरह से ईरान ने कुचला है बहुत हद तक इन 24 दिनों में, उसका अंजाम क्या होता है, उस पर भी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों।